हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। अगर आप में से किसी को अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। वो हाईवे नहीं, मौत की सड़क है। हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जब रीमा ने प्रीत को कहा तो कार में पीछे बैठे सोमेश ने भी सहमति दी। कार चलाता हुआ प्रीत सुनकर हंस दिया और कहा, अरे यार, तुम लोग भी अभी अंधविश्वास पर यकीन करते हो। पीछे बैठे ज्योति ने गुस्से में कहा, अगर तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी चलाने पर ध्यान दो तो हम लोग सही समय पर घर पहुंच जाएंगे। रीमा, प्रीत, ज्योति और सोमेश कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अपने घर वालों से किसी दोस्त की शादी में जाने का बहाना कर बेंगलोर से ऊटी घूमने आए थे। वापस लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाने से प्रीत दूना लड़का हाईवे से घर लौटना चाह रहा था, पर आए दिन समाचार पत्र में उस हाईवे पर कई लाश मिलने की खबर के कारण रीमा उसे मना कर रही थी। प्रीत और ज्योति के काफ़ी समझाने के कारण सोमेश और रीमा मान गए। सोमेश ने कहना शुरू किया कि उसका एक दोस्त रहमान अपने परिवार के साथ रात के समय उस हाईवे से निकल रहा था और तभी उन्हें पास से बड़ी तेज़ी से गुजरती हुई एक औरत का साया दिखा। आगे बढ़ने पर उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसके कपड़ों पर खून के छींटे थे। रहमान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तभी उनकी गाड़ी के शीशे से कुछ टकराया और सड़क पर गिर गया। गाड़ी पर उन्हें खून के छींटे नजर आ रहे थे और अचानक रहमान ने गाड़ी में ब्रेक लगाया क्योंकि उस सड़क पर एक बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। रहमान के परिवार वाले उसकी मदद करना चाहते थे और वो गाड़ी से उतरकर उस बच्ची को देखने गए और जैसे ही उन्होंने उसे पलटा कर देखा तो उस बच्ची की आंखें गायब थी और उसका दिल बाहर निकल के लटक रहा था। रहमान के परिवार वाले जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ गए और रहमान गाड़ी भगाने लगा। अभी वो कुछ आगे बढ़े ही थे कि वो मरी हुई बच्ची सड़क पर एक औरत के साथ अपना दिल हाथ में पकड़े खड़ी थी। इमरान ने गाड़ी का संतुलन खो दिया और कार पेड़ से टकरा गई। जब सुबह इमरान की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था और उसका पूरा परिवार गायब था। करीब 2 दिन बाद हाईवे से सटे जंगल में उन लोगों की आधी खा चुकी लाश मिली थी और तभी से रहमान इस हाईवे पर नहीं जाता था। ये सुनकर रीमा की हालत और ख़राब हो गई थी। प्रीत ने सोमेश को सबको डराने के लिए डांट लगाई। उनकी गाड़ी उस हाईवे पर आ चुकी थी। कार पूरी गति से आगे बढ़ रही थी और साथ ही रीमा और सोमेश की दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ के साथ कार का टायर पंचर हो गया। प्रीत नीचे उतरकर देख रहा था, तभी सामने से गहनों से सजी एक बहुत सुंदर औरत उन्हें अपनी ओर आती दिखाई देती है। प्रीत ने सोचा शायद कोई औरत रास्ता भटक गई है तो वो उनसे बात करने पहुंचा। औरत से पूछने पर पता चला कि वो पास के गांव की है और आज उसकी शादी थी, पर उसे लड़का पसंद नहीं था और इसी वजह से वो अपने घर से भाग गई। उसने प्रीत से पूछा, आपकी शादी हो गई है क्या? प्रीत ने सोचा ऐसी खूबसूरत लड़की फिर कहाँ मिलेगी। प्रीत ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और बोला, आपकी जैसी सुंदर लड़की कभी मिली ही नहीं। उस औरत ने कहा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे गाँव चलिए। प्रीत उसकी खूबसूरती और उसकी बातों में शायद कहीं ऐसा उलझा था कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि उसके दोस्त कार में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रीत उस औरत के पीछे पीछे जंगल में चला गया। कुछ देर चलने के बाद वो औरत कहीं गायब हो गई और प्रीत को झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा तभी उसे किसी ने झाड़ी में खींच लिया और पूरा जंगल प्रीत की चीख से गूंज उठा। गाड़ी में बैठे दोस्त कब से प्रीत का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी उन्हें उसकी चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त कार से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। अभी वो तीनों बाहर निकलकर प्रीत को खोज ही रहे थे कि तभी रीमा पर खून की कुछ बूंदें गिरी
और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो ऊपर पेड़ पर प्रीत की लाश और एक मोटे डाल पर एक डरावना जीव उसकी लाश को खा रहा था। रीमा की चीख निकल गई और शायद वो जीव भी चौंक गया। प्रीत की लाश सीधे आकर कार पर गिरी। रीमा, ज्योति और सोमेश जंगल में भागने लगे। तीनों अलग हो चुके थे। ज्योति को थोड़ा आगे जाने पर एक लकड़हारा लकड़ी काटता हुआ दिखा। ज्योति को कुछ अजीब लगा, पर जान बचाने के वो लकड़हारे के पास जाकर मदद मांगने लगी। लकड़हारे ने मदद का भरोसा दिया और ज्योति को लेकर अपने घर आ गया। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अंदर जाने पर ज्योति ने देखा कि पूरा घर खून और सड़ी लाशों की बदबू से भरा हुआ था। ज्योति ने पूछा कि भैया ये बदबू कैसी है? तो लकड़हारे ने कहा कि 2 दिन पहले एक तेंदुए ने आकर घर के पीछे एक कुत्ते को मार डाला है, उसी की बदबू है। ज्योति ने नहाकर लकड़हारे का बनाया हुआ खाना खाया। खाने में मांस था। ज्योति खा रही थी, पर मांस का स्वाद कुछ अजीब था। खाने के बाद ज्योति सोने चली गई। आधी रात को कुछ आवाज़ें सुनकर ज्योति की नींद खुली तो उसने अपने आप को बंधा पाया। चारों तरफ शरीर के कटे हुए अंग पड़े थे और पास में लकड़हारा अपने हथियार की धार को तेज कर रहा था। लकड़हारा ज्योति को देखकर मुस्कुरा रहा था और तभी अचानक से उसने वार करा और ज्योति का दिल उसके हाथ में था और ज्योति तड़प कर मर गई। लकड़हारा उसके दिल को बड़े प्यार से खा रहा था। इधर सोमेश जंगल में अब भी लगातार भाग रहा था। उसे किसी औरत के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सोमेश उस तरफ जाता है और पेड़ की ओर से झांक कर देखता है तो वहाँ कई खूबसूरत औरतें तालाब में अठखेलियाँ कर रही थी। खूबसूरत ऐसी जैसे सीधे स्वर्ग की अप्सरा हो। सोमेश देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक ने अपना चेहरा ऊपर कर ऐसे करा जैसे वो कुछ सूंघ रही हो। उस औरत ने सभी औरतों को कुछ इशारा करा और सभी औरतें तालाब से बाहर आ गई। जब तक सोमेश कुछ समझ पाता वो सारी औरतें उसके सामने आ गई। सारी औरतें अब आदमखोर शैतान में बदल गई थी और वो एक साथ सोमेश पर टूट पड़ी। जंगल फिर से सोमेश की चीख से गूंज उठा था। रीमा लगातार भागते भागते थक गई थी। एक बड़ा सा पेड़ देखकर रीमा उसकी ओट में सुस्ताने लगी। तभी उसे लगा जैसे एक घोड़ा गाड़ी बड़ी दूर से उसकी तरफ आ रही थी। धीरे धीरे घोड़े की टांगों की आवाज़ नज़दीक आ रही थी। रीमा ने झांक कर देखा तो सामने एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और उस पर एक सिर कटा इंसान बैठा हुआ था और रीमा को आवाज़ लगाकर कह रहा था कि लड़की बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारा ताज़ा और मुलायम गोश्त खाने दो, अपना गर्म खून पीने दो। रीमा की तो चीख ही निकल गई। रीमा पूरी ताकत लगाकर जंगल से बाहर दौड़ी। भागते भागते रीमा एक पत्थर से टकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को किसी हिलती चीज़ में बंद पाया और बाहर से घोड़े के टांगों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद घोड़ा गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो बाहर कुछ इंसान नाच गा रहे थे और सामने आग जल रही थी। वो सिर कटा इंसान कोई भूत नहीं था बल्कि एक आदमखोर इंसान था। कुछ देर में आग पर मिट्टी का पतीला चढ़ाया गया और उसमें था खौलता हुआ तेल। रीमा चीख से चिल्लाती रही पर उन लोगों ने रीमा को खोलते तेल में फेंक दिया और कुछ देर बाद वो उसकी दावत उड़ा रहे थे। अगले दिन पुलिस उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आई तो उन्हें बस प्रीत की लाश मिली गाड़ी के पास, जो कि आधी खाई जा चुकी थी। काफ़ी खोजने के बाद भी ज्योति, रीमा और सोमेश ना तो जिंदा मिले और ना ही मुर्दा। धूनागढ़ के हाईवे का रहस्य अब भी बरकरार था अपनी रहस्यमयी कहानियों के साथ। राज आज अपने उत्तर प्रदेश के छोटे गांव से निकलकर चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है। उसके माँ पिताजी का सपना था राज को इंजीनियर बनता हुआ देखना। 2 दिन के रेलगाड़ी के सफ़र के बाद राज चेन्नई पहुंचा था। अजनबी जगह और अजनबी लोग। राज पहले तो घबराया, पर कुछ देर कॉलेज में घूमने के बाद राज को कुछ हिंदी भाषी लड़के मिले। थोड़ी देर में राज उनसे घुल मिल गया और राज को अब हॉस्टल में कमरा लेना था, इसीलिए वो कुछ लड़कों के साथ वार्डन से मिलने गया। वहाँ जाकर पता चला
कि वहाँ पर कमरे खाली नहीं हैं और ये सुनकर राज परेशान हो गया। दोस्तों से बात करने पर पता चला कि पास ही में एक बॉयज़ हॉस्टल है जो कि काफ़ी सस्ता भी है, बट दिक्कत की एक बात है, वो ये कि हॉस्टल के पास में एक कब्रिस्तान था। राज ने सोचा अगर कम पैसे में कमरा मिल जाता है तो सही होगा और उन बचे हुए पैसों से मैं अपनी बाकी ज़रूरत का सामान ले लूँगा। राज बॉयज़ हॉस्टल पहुँचा और वहाँ के इंचार्ज से उसने बात कर ली। इसके बाद वो रूम देखने लगा। कमरा तो अच्छा था पर कुछ बातें वहाँ पर अजीब थी, जैसे कि उस हॉस्टल में अधिकतर कमरे खाली थे और जो लड़के थे भी वो बस हिंदी भाषी। राज को दूसरी मंजिल पर कमरा मिला था क्योंकि सबसे नीचे वाली मंजिल पर हॉस्टल इंचार्ज का सामान था और पहली मंजिल पर कुछ कमरों में दिक्कत थी और बाकी कमरों में लड़के पहले से थे। दूसरी मंजिल पर भी 5-6 लड़के ही थे। राज अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वो उस कमरे में अकेला है। राज फ्रेश होकर खाना खाया और बाकी लड़कों से बात करने लगा। एक लड़के ने उसे बताया कि रात में उसे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। राज ने सोचा कि पीछे कब्रिस्तान है और उसके पीछे जंगल, तो जंगली पशु की आवाज़ आ रही होगी। सभी से मिलकर राज अपने कमरे में आ गया। आधी रात के बाद तकरीबन रात के 1 बजे होंगे। रात को अनजान जगह पर होने के कारण राज को नींद नहीं आ रही थी। अचानक हॉस्टल में लड़कों की बातचीत की आवाज़ गूंजने लगी। राज ने सोचा कि शायद लड़के अभी तक जाग रहे हैं। राज दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक से कोई उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। राज ने सोचा कि शायद कोई मस्ती कर रहा है तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। तभी उसने देखा कि कोई बहुत तेज़ी से भागा और छत से कब्रिस्तान की ओर कूद गया। ये देखकर राज की हालत ख़राब हो गई थी। अभी वो संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आया और कमरे में चिल्लाता हुआ घुसा। राज जैसे ही अपने कमरे में गया तो उसने देखा वो लड़का पंखे से लटका हुआ था। राज कमरे से भागा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। दौड़ता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और फिर बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त उसके आसपास खड़े हुए थे। राज से जब पूछा गया कि वो सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहा था तो राज डर से कोई बात बता भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। सभी दोस्त उसे खुद का ख्याल रखने को बोलकर चले गए, पर एक लड़का रेहान जो दूसरी मंजिल पर ही आता था वो वहीं रुका रहा। रेहान ने कहा कि भाई तुम्हें रात में कुछ दिखा था क्या? राज ने सारी बात बता दी तो रेहान ने कहा कि ये चीज़ें वो 2 रातों से देख रहा है पर किसी को बता नहीं रहा। राज ने पूछा कि जो घटनाएं रात में हो रही हैं उसके पीछे का क्या राज है? रेहान ने बताया कि मैंने सुना है कि 2 साल पहले एक लड़का डेविड तुम्हारे वाले रूम में ही रहता था। उसके साथ रैगिंग हुई थी और डेविड झेल नहीं पाया और उसने तुम्हारे कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश यहीं पीछे वाले कब्रिस्तान में ही दफन है। राज को रात वाली घटना याद आ रही थी। राज अब इवन अपने कमरे में जाने से भी डर रहा था। रेहान के साथ वो कमरे में गया और अपना सारा सामान लेकर वो रेहान के कमरे में ही चला गया। राज अब कॉलेज पहुंचा। कुछ 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने राज को पकड़ लिया और कॉलेज के कमरे में ले गए। उस कमरे में और भी छात्र और छात्रा थी। सभी को कुछ न कुछ कार्य दिया गया था। राज पहले से ही डरा हुआ था और उसे डरा देख 3रे वर्ष के छात्रों ने और रैगिंग करी। राज मानसिक दबाव से जूझने लगा था। राज ने कुछ विषयों की क्लास ली और उसके बाद वो हॉस्टल में आ गया। शाम का समय हो रहा था। रेहान अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आया था। राज नहा धोकर बाथरूम से निकला और सामान को सही कर रहा था कि तभी अचानक से उसके बाथरूम से कोई निकला और खिड़की से कूदकर कब्रिस्तान में चला गया। राज जल्दी से खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ एक लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। राज की तो जैसे सांसें ही रुक गई। राज इंचार्ज से बात करना चाहता था पर हॉस्टल का इंचार्ज महीने में बस एक ही बार कमरों का किराया लेने आता था। राज पहली मंजिल पर गया और उसने वहाँ के लड़कों को सारी बात बताई। लड़कों ने कहा कि हमें तो कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा, शायद ये तुम्हारा भ्रम है।
राज उनके पास से आ गया और रेहान के आने का वेट करने लगा ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। रेहान रात 11 बजे आया और आते ही सो गया। राज उससे बात करना चाहता था पर रेहान के आते ही सो जाने के कारण वो नहीं कर पाया। रात के 12 बजे थे और पहली मंजिल के किसी लड़के को बाथरूम जाना था। वो लड़का बाथरूम से आ रहा था कि अचानक से सभी को उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सारे लड़के बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि दूसरी मंजिल के रेलिंग से रेहान की लाश लटक रही थी। सारे लड़के दूसरी मंजिल पर गए और उन्होंने राज को जगाया। राज कमरे से बाहर आया और उसने रेहान की लाश देखी। राज कमरे में भागा तो वहाँ रेहान नहीं था। पुलिस आई और आत्महत्या बताकर लाश को लेकर चली गई। सुबह हॉस्टल का इंचार्ज आया तो राज ने उससे बात करी। राज अब पहली मंजिल पे कमरा चाहता था। इंचार्ज ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ और तुम्हारा कमरा बदलता हूँ। राज को तत्काल दूसरी मंजिल के अलग कमरे में भेज दिया गया। राज कॉलेज गया और आज फिर उसके साथ रैगिंग की गई। राज का मानसिक तनाव और बढ़ चुका था। रैगिंग करने वाले लड़कों में सबसे प्रमुख था रॉकी। जूनियर लड़कों को परेशान करना उसे बहुत पसंद था। राज को रॉकी ने रात में कब्रिस्तान जाके सेल्फी लेने का कार्य दिया। राज डर तो रहा था पर रैगिंग के डर से कब्रिस्तान में वो एक सेल्फी लेकर आया। शाम का वक्त था और जब राज ने रॉकी को वो सेल्फी दिखाई तो रॉकी के पसीने छूट गए। रॉकी को उस फोटो में रेहान दिख रहा था जो रॉकी को घूर रहा था। रॉकी ने राज को जाने को बोला और उसके बाद वो अपने रूम में वापस आ गया। रात का समय था। राज सो रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई है। राज ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वहाँ पर रेहान उसे देख रहा था। राज चिल्लाना चाह रहा था कि रेहान एकदम से गायब हो गया और राज की आंखें लाल हो गई। सुबह पुलिस फिर से आई क्योंकि आज दूसरी मंजिल के रेहान के कमरे में रॉकी की लाश लटकी हुई थी। आज राज बहुत खुश दिख रहा था और हॉस्टल के इंचार्ज ने कमरा बदलने की बात की तो उसने मना कर दिया। राज आज कॉलेज से थोड़ी देर से आया था क्योंकि आज उसकी रैगिंग नहीं हुई थी तो काफ़ी देर तक कॉलेज में रहा। आज हॉस्टल इंचार्ज भी हॉस्टल में रुका था। रात के यही कोई 2 बजे होंगे और हॉस्टल इंचार्ज के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा था। दरवाज़ा खोलने के बाद जो चीज़ उस हॉस्टल इंचार्ज ने देखी वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। बाहर एक आदमी अपना सिर हाथ में लिए दरवाजे को पीट रहा था और जैसे ही हॉस्टल इंचार्ज बाहर आया उसने उस हॉस्टल इंचार्ज का सिर काट दिया। सारे लड़के बाहर आ गए थे और नीचे आकर सबने देखा कि हॉस्टल इंचार्ज का धड़ ज़मीन पर पड़ा हुआ है और सर गायब है। पुलिस आई थी और सभी को दूसरे दिन हॉस्टल खाली करने को कहा गया। इसके बाद पुलिस लाश लेकर चली गई। राज अपने कमरे में आकर लेटा ही था कि उसे किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। राज ने उठकर देखा तो ज़मीन पर हॉस्टल के इंचार्ज का सिर गिरा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। राज बाहर भागने ही वाला था कि बाथरूम से कोई चिल्लाता हुआ बाहर निकला और राज को घसीटने लगा। आज सारे लड़कों ने हॉस्टल में चिल्लाने की आवाज़ सुनी पर वे सभी लोग हॉस्टल इंचार्ज का कटा हुआ धड़ देखकर बहुत डरे हुए थे। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकला। सुबह जब सब लोग उठे और बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राज का बुरी तरह से बिगाड़ा हुआ शरीर सबसे नीचे वाले मंजिल के फर्श पर पड़ा हुआ था। मेरा घर बिहार के एक छोटे से ज़िले में है। परिवार में 5 सदस्य हैं। माँ, पापा, मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरा छोटा भाई। अब तो दीदी की शादी हो गई है पर जब से वो घटना शुरू हुई थी तब दीदी की शादी नहीं हुई थी। मेरा परिवार यहाँ वर्ष 1999 से रह रहा है। साल 2007 तक सब सही रहा। 2007 की बात है। एक रात घर पर सिर्फ माँ और मैं थे। रात में 12 बज रहे थे और मैं टीवी पर कोई मिल गया फिल्म देख रहा था। माँ सो गई थी और तब अचानक रात में बड़े ज़ोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई छत पे से नीचे कूद गया हो। मुझे काफ़ी अजीब लगने लगा पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी
कि मैं उठूं और बाहर जाकर देखूं। मुझे याद है अगली सुबह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि वो आवाज़ जो मैंने सुनी थी वो या तो बस मैंने सुनी थी या फिर इसके पीछे का कोई और ही कारण था। बस मेरे ख्याल से ये सब घटना तभी से शुरू हुई थी। धीरे धीरे अब लगभग रोज़ आवाज़ आती। साल 2008 की बात है। मेरा 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम था। मेरी दीदी कुछ पढ़ रही थी और मुझे भी साथ में पढ़ा रही थी। रात के 10 बज रहे होंगे और अचानक से 2 बार वही आवाज़ आई और ये आवाज़ दीदी को भी इस बार सुनाई दी। उसने मेरे से पूछा कि ये आवाज़ कैसी थी। मैंने बताया कि इस आवाज़ को तो मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ। उसने कहा कुत्ता या बिल्ली होगी शायद, और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारा उस पर ध्यान ना देना और भी परेशानी वाला था, क्योंकि आवाज़ अब धीरे धीरे और ज़्यादा और तेज़ हो गई। फिर पापा को छोड़कर सबने महसूस करा कि वहाँ पर कुछ तो है जो हमारी छत से कूदकर हमारी दीवार से टकरा कर नीचे गिरता है। इसके बाद वो आवाज़ घर के अंदर भी दस्तक देने लगी, कभी खिड़की की किवाड़ पर, कभी छत पर, तो कभी दरवाजे की किवाड़ पर। ये आवाज़ आती रहती। परेशान होकर माँ ने सोचा कि कुछ उपाय करना होगा। तब उन्होंने पापा को संध्या के समय में बताया। पापा इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे। ये सुनते ही वो माँ पर क्रोधित हो गए और बोले, बेकार की बात मत करो। आज के समय में तुम लोग भूत प्रेत की बात कर रहे हो, अपना बचपना छोड़ो। वो बताने लगे कि बचपन में मैं अपने बाबा के साथ रात में 12 बजे आंधी में टूटे कच्चे आम बगीचे से लेने जाता था। तब तो मुझे कभी भूत नहीं दिखा और तुम लोगों को संध्या के समय में ही भूत दिखने लगे। ये बात करते करते रात के 8:30 बज गए और तब एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और ये आवाज़ इस बार पापा ने भी सुनी और उन्होंने कहा कि लगता है कोई शरारत कर रहा है। पापा ने कहा मैं और मम्मी छत पर जा रहे हैं देखने के लिए कि ये कौन है। पापा छत पर गए और हम लोग खिड़की से देख रहे थे कि तभी आवाज़ दोबारा आई। इस बार ये आवाज़ पापा के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। इस बार पापा आवाज़ सुनने के बाद समझ गए थे कि कोई ना कोई रहस्यमय शक्ति है जो ये आवाज़ कर रही है, और आवाज़ से साफ प्रतीत होता था कि ये कोई मेरी छत से कूदता हुआ फिर दीवार से टकराकर नीचे गिरता है। पापा तुरंत छत से नीचे आए और मंत्रों का जाप करने लगे। चूँकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और पापा बहुत सारे मंत्र जानते हैं, हमें ज़्यादा तांत्रिकों और इंसान से संबंधित व्यक्तियों के बारे में नहीं पता था, तो पापा ने परिवार के लोगों को बताना शुरू करा ताकि कुछ उपाय हो सके। पर सबने यही कहा कि किसी चूहे या गिलहरी का काम होगा, पर यह नहीं बताया कि इतने मोटे और बड़े चूहे गायब कहाँ हो जाते हैं, क्योंकि आवाज़ के हिसाब से तो ये आदमी के आकार का चूहा होना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आया कि वो आवाज़ दिन में भी और कभी कभी शाम को लगातार हर 10-15 मिनट में आने लगी। इससे हम लोगों में घबराहट बढ़ गई, लेकिन आवाज़ कम ना हुई। तब एक तांत्रिक के बारे में मेरे मामा के ज़रिए पापा को पता चला। पापा ने छोटे चाचा को बोलकर उनको लाने को कहा, पर वो हमेशा शाम के 9 बजे के बाद ही आना चाहते थे, तो चाचा उन्हें लेने चले गए और उनके मन अनुसार उन्हें लेकर आ गए। उन्होंने पूरे घर को देखा और हम लोगों से बातचीत करी। उस रात कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भटकती आत्मा यहाँ पर अटक गई है और वो तुम लोगों को अपने होने का एहसास दिलाती है। तांत्रिक ने कहा मैंने उसे भगा दिया है, तुम लोग चिंता मत करो। इसके बाद घर वालों ने बाबा की भरपूर सेवा करी। फिर बाबा वहाँ से चले गए। हम लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो बला टली, पर दूसरे दिन फिर से वही सब शुरू हो गया और इस बार ये आवाज़ और तेज़ आती। पर तांत्रिक के आने वाले दिन सब कुछ शांत था, तो हमने बाबा पर कोई शक नहीं करा और बाबा की शक्तियों पर विश्वास हो गया। फिर शुरू हुआ आवाज़ का सिलसिला। मेरी माँ ने पापा से इस विषय में फिर से बात करी और बोला कि बाबा को फिर से बुलाना पड़ेगा। पहले तो पापा ने गुस्सा करा और फिर तैयार हो गए और चाचा को दोबारा उन्हें लाने के लिए भेज दिया। इस बार बाबा आए और फिर वही हुआ, आवाज़ बंद, और बाबा ने कहा जिस तरफ से आवाज़ आती है वहाँ खूब गाली दो। आत्मा को गाली अच्छी नहीं लगती और फिर वो भाग जाएगी। इस बार बाबा की फिर से सेवा हुई और मछली चावल और ज़्यादा मलाई वाले दूध से। फिर बाबा ने कहा एक विधि करनी होगी। इसके बाद मुझे बस इतना याद है कि उन बाबा ने कुछ सामान मंगवाया था।
जिसके बाद उन्होंने कोई तो विधि करी और उसके बाद हम लोग उस सामान को लेकर अपने घर के पास ही में स्थित एक नदी के पास गए थे। बाबा ने कहा था कि हमारे पूरे परिवार को वहाँ पर जाना होगा और उसके बाद उस सामान को नदी में प्रवाहित करना होगा। उन्होंने ये भी बोला था कि वापस आते वक्त हमें पीछे नहीं देखना है, भले हमें किसी की आवाज़ क्यों न सुनाई दे। और हुआ भी ऐसा ही। जब हम वहाँ से पलट कर आ रहे थे तब हमें पीछे से आवाज़ आने लगी, हमारी दादी की। हैरानी की बात थी कि हमारी दादी को मरे हुए कई साल हो गए थे। ये घटना वैसे तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी और ज़्यादा डरावनी भी नहीं लगी होगी आपको, पर जिस तरीके से इस घटना का अंत हुआ वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला था और एक ऐसा एहसास था, एक ऐसा अनुभव था जो कि ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं बहुत छोटी थी। उस समय पर मैं अपने भाई मम्मी पापा के संग अपनी नानी जी के घर गई थी। मेरी नानी का घर एक बहुत ही पुराना हवेली जैसा बंगला है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कमरे थे और मैं और मेरा भाई वहाँ पर बहुत खेलते थे। मेरे मामा की भी शादी हुई थी और मेरी जो मामी थी वो स्वभाव से काफ़ी अच्छी थी। पापा हम लोगों को नानी के घर छोड़कर चले गए थे और हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे। नानी के घर में बहुत बड़े बड़े कमरे थे और वहाँ पर पास ही में एक पुराना कुआं भी था। दरअसल मेरे नाना वहाँ के जमींदार थे। हम लोग वहाँ पर दिन भर खेलते रहते थे। खेलना मुझे बहुत पसंद था और खेलते खेलते घरों को देखना भी बहुत पसंद था। मैं देखना चाहती थी कि हमारे घर में, हमारी नानी के घर में आखिर हर कमरे में क्या क्या है, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। हम लोग खेलते खेलते ऊपर चले गए और जब हम ऊपर आए तो वहाँ पर एक दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा हुआ था और उसमें लाल रंग का कुछ तो बंधा हुआ था। वहाँ पर मुझे नानी ने जाने के लिए मना किया था और मेरी माँ ने वहाँ जाने वाली सीढ़ियाँ बंद करवा दी थी। हमको वो दरवाज़ा बहुत दूर से दिख रहा था। मैंने नीचे आकर अपनी नानी से पूछा कि वो जो 9 सीढ़ी के पास दरवाज़ा है वहाँ पर ताला क्यों लगा है। नानी ने बोला ऐसे ही बस बंद दरवाज़ा है, वो वहाँ पर कोई नहीं जाता, तुम लोग भी यहाँ पर मत जाना। लेकिन नानी का ये जवाब पाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हुई कि उस दरवाजे के अंदर आखिर क्या है। क्या वहाँ कोई पुराना सामान रखा है, बच्चों के खिलौने हैं जिससे मैं खेल सकती हूँ। मैंने अपनी माँ से ही पूछा तो मम्मी ने कहा कि दरवाजे के पास नहीं जाना तुम्हें, वहाँ आगे ना जाने के लिए डोरी बंधी हुई है, वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, तुम्हें उससे दूर ही रहना है। मैंने अपने भाई से चुपके से कहा चलो उस कमरे में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर अंदर क्या है। मेरे भाई ने बोला नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और मैं तो कहता हूँ तुम भी वहाँ पर मत जाओ दीदी, माँ और नानी ने मना करा है, नानी बहुत डांटेंगी। लेकिन मैं नहीं मानी। जब रात में सब लोग सो गए तो मैं ऊपर वाले दरवाजे के पास गई। दरवाजे में बहुत बड़ा ताला था और उसकी चाबी हमेशा नानी के पास रहती थी। मैं वापस नीचे आ गई और अपने रूम में जाकर सो गई। अगले दिन नानी मंदिर गई थी तो मैंने उनके कमरे में चाबी देखी और वो चाबी एक अलमारी के अंदर उन्होंने छुपा कर रखी हुई थी। मैंने सोचा कि ये वही चाबी है और मैं उस चाबी को उठाकर ले आई। रात में जब सब लोग सो गए तो मैं फिर से ऊपर गई और मैंने एक चाबी उसके अंदर लगाई तो वहाँ का दरवाज़ा भी खुल गया और फिर मैं उस कमरे के अंदर गई। मैंने देखा कि ये तो शायद बस एक ऐसा दरवाज़ा था जो एक दूसरे दरवाजे की रक्षा कर रहा था और अंदर एक और दरवाज़ा था जिस पर पिछले वाले से बड़ा ताला लगा हुआ था। मैंने उस चाबी के गुच्छे में मौजूद दूसरी चाबी उसमें लगाई पर वो ताला खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो जैसे जाम हो गया हो। लेकिन मैंने फिर बची हुई चाबियाँ भी लगाई तो वो दरवाज़ा खुल गया। मैं बहुत खुश थी कि अंदर आखिर है क्या, मैं ये देख पाऊंगी।
लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर भी लग रहा था। वो दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला और उसके अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि अंदर बहुत सारी अलमारी रखी हुई हैं और अंदर एक पलंग भी बिछा था। और ये सब देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गई, क्योंकि वो कमरा कुछ सजा सजा सा लग रहा था। मैंने देखा वहां पर एक तस्वीर टंगी हुई है और उसमें कोई औरत दिख रही है। वो बिल्कुल मेरी नानी जैसी दिख रही थी। शायद होगी कोई। वहां पर एक बक्सा रखा था और उसमें कपड़े रखे हुए थे। मैंने चारों तरफ लाइट करके देखा तो मुझे वहां पर कुछ नहीं दिखा। वहां से ड्रेसिंग टेबल मैंने देखी और वहां पर रंग बिरंगी चूड़ियां रखी हुई थी। फिर मैं पलटी तो मैंने देखा वहां पर एक दरवाजा था और वो नीचे की तरफ जाता था। नीचे वहां पर एक खुफिया कमरा था। मैं हिम्मत करके वहां पर नीचे जाने लगी और जैसे जैसे मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, धूल मिट्टी थी। मैंने नीचे का दरवाज़ा धीरे से खोला। अब वहां से एक बार फिर से सीढ़ियां स्टार्ट हो गई और अब ये सीढ़ियां काफ़ी पुराने ज़माने की लग रही थी। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ भी थी वो। अब जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने 2 कंकाल रखे हुए थे। मैं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और बहुत जल्दी ऊपर आ गई और ऊपर आकर मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी तक कोई भी नहीं उठा था। रात के 2 बज रहे थे। मैंने उन दरवाजे पर धीरे से ताला लगा दिया और वापस आकर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रही थी कि आखिर वो कंकाल किसके हैं और वो तस्वीर किसकी है। मुझे एक आइडिया आया। सुबह मैं सबसे पहले उठकर नानी के कमरे में गई और मैंने पूछा, नानी मुझे आपकी शादी की एल्बम देखनी है। तो नानी ने मुझे अलमारी से अपनी शादी का एल्बम दिखाया और उसमें मुझे एक वही औरत दिखी जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई थी। मैंने उस तस्वीर को देखते ही पूछा, नानी ये कौन है? फिर नानी ने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया और फिर मैंने पूछा कि नानी ये कौन है, बताओ ना। इतने में मेरी माँ भी वहां पर आ गई और फिर मेरी माँ ने बोला, ये मेरी बड़ी बहन है। इनकी शादी हो गई थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नानी उदास हो गई और रोने लगी। काश मेरी बड़ी बेटी जिंदा होती, उसके बच्चे होते और अब तक बड़े हो गए होते। अब मुझे पता चल गया था कि जो फोटो ऊपर कमरे में लगी थी वो मेरी बड़ी मौसी की है। लेकिन वो कंकाल किसका था फिर, जिसको देखकर मैं डर गई थी? इसका तो पता लगाना ही था मुझे। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं रात में उस कमरे में गई थी और वहां मुझे कंकाल दिखा। ये बात सुनकर मेरा भाई बहुत डर गया और बोला, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैंने उससे बोला कि आज रात मैं वहां पर फिर जाऊंगी, आज तुम मेरे साथ चलोगे क्या? पर उसने फिर से मना कर दिया। रात में मैं दोबारा भाग गई और मैंने धीरे से वो ताला फिर से खोला और अंदर चली गई। मुझे कुछ और पता करना था कि मेरी मौसी की शादी किससे हुई थी और कहाँ हुई थी और वो कंकाल किसके थे। मैंने वहां आकर पूरा कमरा छान मारा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मुझे एक ड्रेसिंग टेबल पर एक तस्वीर मिली। उस फोटो में मेरी मौसी और एक आदमी खड़ा हुआ था। मुझे लगता है वो शायद मेरे मौसा रहे होंगे। तस्वीर लेकर मैंने ताला बंद कर दिया और मैंने इधर उधर देखा कि वहां पर कोई है तो नहीं। इसके बाद मैं पानी पीने आई और उसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मौसी की शादी कहाँ हुई थी और किससे हुई थी? मम्मी ने बोला कि मौसी को एक लड़का पसंद था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे नाना को ये बात पसंद नहीं थी कि वो चाहते थे कि वो हमारी जाति में ही शादी करे और उसकी शादी हमारी जात में उन्होंने ज़बरदस्ती करवा दी। इसके बाद मम्मी बोली कि अब मेरे पास काम है बहुत करने के लिए, तुम मुझसे मत पूछो। और माँ ने इस तरीके से बात बदल दी। इसके बाद मैं नानी के पास गई कि नानी मुझे फिर से एल्बम देखना है। नानी को कुछ काम था तो नानी ने कहा कि देखो वहाँ रखा है, देख लो। मैंने उसमें से 2-3 फोटो देखी थी और मुझे ऊपर कमरे में फोटो मिली थी, उसमें वही आदमी था। मैंने वो फोटो अपनी मम्मी को दिखाई और मम्मी मौसी की शादी इनसे हुई थी। मैंने ऐसा उनसे पूछा।
मम्मी ने बोला, हाँ, पर तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिली? मैंने बोला, नानी के एल्बम से। अब इसके बाद मैं अपने नाना जी के पास गई और मैंने उनके पास जाकर उनसे बोला कि नाना जी, मैं नानी का ये एल्बम देख रही थी, मुझे उसमें बड़ी मौसी की फ़ोटो मिली। फिर मैंने उन्हें वो फ़ोटो दिखाए और वो उस फ़ोटो को देखकर गुस्सा हो गए। ये फ़ोटोज़ तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने बोला, नानी के एल्बम में मिली। ये मेरी बड़ी मौसी और ये मेरे मौसा है क्या? मेरे इतने बोलने भर से उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उन फोटोज को फाड़ कर फेंक दिया और चिल्लाकर बोला, ये फोटो क्यों रख रही है? मैं समझ गई जरूर कोई राज है। इतने में ही नानी आ गई और नानी ने मुझे बहुत डांटा और बोला, नाना जी जब भी मौसी की फोटो देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। मैंने अपनी माँ से पूछा तो मम्मी इस बारे में बताते हुए रोने लगी और उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बहन ने भागकर शादी कर ली थी और वो घर छोड़कर चली गई थी। नाना ने उसके बाद उसको घर में कभी नहीं आने दिया और हमसे बोला कि अब वो हमारे लिए मर गई है। नाना ने उसकी तलाश जारी रखी और बोला, अगर वो मिल गई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद एक दिन वो आया जब नाना को मौसी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या किया और उसके बाद से मौसी का कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी को भी नहीं पता। उनके साथ क्या हुआ, उनके पति को क्या हुआ, कुछ नहीं पता। इसके बाद मैंने हिम्मत करके अपनी माँ को बताया, माँ मैं ऊपर कमरे में गई थी। माँ ने मुझे बहुत डांटा, तुम वहाँ पर क्यों गई? नानी ने मना कराया ना, अगर नाना को पता चल गया तो वो मार देंगे तुम्हें। मैंने माँ को बताया कि माँ ऊपर 2 कंकाल हैं, जो गले में मौसी का हार पहना है वैसा ही हार उस कंकाल के गले में भी है। ये सुनकर माँ हैरान हो गई और मैंने बोला कि आज रात आप भी मेरे साथ चलना उस कमरे में। उस रात मैं अपने साथ अपनी माँ को भी उस कमरे में ले गई और माँ ने जैसे ही उस कंकाल के गले में वो हार देखा, माँ समझ गई कि उनकी बहन को जान से मारकर छुपा दिया गया है और उसके पति को भी मार डाला गया। यानी कि उन लोगों ने उन्हें शहर से उठा लिया और उसके बाद यहाँ लाकर उन्हें मारकर फेंक दिया और उस कमरे को बंद कर दिया। मेरी माँ ने बोला, मेरी बहन की आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिली होगी, उन्हें जलाया नहीं गया है। हम लोग नीचे आ गए। उस टाइम पर मेरे भाई और नाना बाहर गए हुए थे, तो माँ ने नानी से बात करी और माँ ने उन्हें ऊपर जाने के बारे में बता दिया, पर नानी उन्हें डांटने लगी कि तुम ऊपर क्यों गई। फिर माँ ने उन्हें कंकाल वाली बात बताई, तब भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, तो नानी उनके साथ साथ और मेरे साथ फिर से ऊपर गई। और अब जब नानी ने वो कंकाल देखा और उसके गले में वही हार देखा जो कि उन्होंने ही दिया था, तो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी और उसके पति को मार के यहाँ डाल दिया है, उनको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, हे भगवान। इसके बाद जब बाद में नाना आए तो नानी नाना से बहुत लड़ी और बोली, तुमने मेरी बेटी को मार दिया है, तुम हत्यारे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नाना और गुस्से में आकर मुझे और मम्मी को मारने ही वाले थे कि इतने में मेरे पापा आ गए, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पापा को सारी बात बता दी थी। पापा पुलिस को लेकर आए थे। उसके बाद वो दोनों कंकाल बरामद कर लिए गए और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया और डीएनए रिपोर्ट से पता चल गया कि वो मेरी माँ की बहन ही थी और वो उसके पति ही थे जिनके कंकाल वहाँ पर मिले थे। नाना को जेल हो गई। बाद में हम सब ने मौसी और मौसा जी का अंतिम संस्कार कर दिया। तब सबने माँ से पूछा कि आखिर इतने सालों तक आपको इस बारे में पता क्यों नहीं चला। तो नानी बोली कि मेरे नाना सालों से उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे और उन्हें बहुत मारते थे। उन्हें इस बारे में पता तो था, पर उन्हें इस बात का भी डर था कि उनकी एक बेटी चली गई, अब वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी बड़ी बेटी और उनके पति की आत्मा उन्हें दिखाई दी और उन्हें देखकर आज वो मुस्कुराए, शायद उन्हें मुक्ति मिल गई थी। नानी इस बात से बहुत खुश थी कि आखिरकार उनकी बेटी और मेरी माँ की बहन को इंसाफ मिल ही गया। नाना बहुत जालिम थे, वो माँ पर अत्याचार करते थे और उन्हें ज़रा भी छूट नहीं देते थे।
ना तो वो ज़्यादा पढ़ लिख पाई और ना ही वो बाजार जा पाती थी। उन पर हर तरह की पाबंदियां लगाई हुई थी। जब से उनकी पहली बेटी भागी थी तब से तो उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी आंखें हमेशा से बस इसी गम में जी रही थी, पर आज अपनी बेटी की आत्मा को खुश देखकर मैं भी अब बहुत खुश हूँ।